नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ मौजूद है रीवा में, जो माचिस की डिबिया से भी छोटी है। 7 पुश्तों से परिवार द्वारा की जा रही है उसकी हिफाजत। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद भाईचारे के बीच मनाई जा रही है ईद। परशुराम जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खबरें विस्तार से। ईद आई और खुशियां लाई, गले मिलकर दी बधाई। कोरोना काल के बाद भाईचारे के बीच मनाई जा रही है ईद। शाही ईदगाह घोघर सहित अन्य ईदगाहों एवं मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। आपको बता दें कि आज सुबह से ही विभिन्न रास्तों से लोग ईदगाह की ओर तेजी से कदम बढ़ाते देखे गए। सुबह ठीक 8 बजे नमाज का वक्त मुकर्रर रहा। तब तक पूरा ईदगाह परिसर नमाजियों से भर गया। शहर काजी मौलाना मुबारक मोहम्मद अजहरी ने नमाज अदा कराई। ईद को लेकर जिले भर में मुस्लिम धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल के बाद पहली बार ईद भाईचारे व शांति के साथ मनाई जा रही है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में बहुत ही उत्साह दिख रहा है। ईद उल फितर का त्यौहार पूरे सुकून के साथ खुशनुमा माहौल में मनाया गया। ईदगाहों एवं मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम अनुराग तिवारी, सीएसपी एसएन प्रसाद द्वारा गले मिलकर लोगों को ईद की बधाई दी गई। आपको बता दें कि ईद की नमाज कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए समय पर नमाज अदा कराई गई। बीहर नदी पर स्थित मुख्य ईदगाह घोघर में शहर काजी ने नमाज अदा कराई। ईदगाह में हजारों से ज़्यादा लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह शाही ईदगाह, बिछिया, तकिया, नूरानी मस्जिद, बाणसागर जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। प्रस्तुत है शहर काजी मुफ्ती मुबारक मोहम्मद अजहरी से प्राप्त जानकारी के अंश। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि उसने 2 साल के बाद पूरी दुनिया में, बल्कि साथ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को आज ये मौका अता फरमाया है कि हम सब ने मिल कर के आज रीवा में ईदगाह घोघर में नमाज ईद अदा की है। बहुत ही खुशी का मौका है कि आज सभी लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश की, गले मिलकर के ईद की खुशियाँ एक दूसरे को दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार ने हम सबको ये मौका अता फरमाया है। और ख़ास तौर पर ये ईद का दिन ऐसा अज़ीमुश्शान ये मौका है कि जो साल में एक बार आता है, लेकिन हर अमीर व गरीब, छोटा बड़ा, हर किसी को खुशी का एहसास होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या नौजवान हो या बूढ़ा हो। आज इस मौके पर हम ख़ास तौर पर शरीयत हलाल तस्दीक कमेटी की जानिब से तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अपने मीडिया कर्मी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने भी जैसे भी यहाँ नमाज के हालत में जैसे भी खिदमत की है, यहाँ जो भी काम अंजाम दिया है, हसनी हुसैनी सोसाइटी के तमाम लड़कों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने भी यहाँ बहुत ईदगाह में खिदमत अंजाम दी है। और दीगर लोगों ने जो भी काम किया है उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और कमेटी की तरफ से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं आपको बता दें कि छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्षों बाद सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। इस दौरान देश दुनिया सहित प्रदेश व जिले भर में अमन चैन की दुआ की गई। प्रस्तुत है छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी से प्राप्त जानकारी के अंश। मनाई जा रही है कोरोना के 2 वर्ष बाद। सबसे पहले आप सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और 2 साल के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी। बहुत खुशी का माहौल है और लोग काफ़ी खुश हैं। और छोटी दरगाह में भी नमाज़ हुई जिसमें अमन, चैन, सुकून की दुआ मांगी गई। रीवा में मौजूद है विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। जी हाँ, माचिस की डिब्बी से भी छोटी इस कुरान की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। पिछले कई पुश्तों से इस परिवार के पास है ये कुरान शरीफ, जिसे बहुत संभाल कर ये परिवार अपने पास रखे हुए हैं। आपको बता दें कि रीवा की मन्नान मस्जिद के पास रहने वाले मरहूम अनवारुल हक के परिवार के पास है इस्लाम धर्म में आस्था की प्रतीक विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। इस कुरान की खासियत यह है कि लंबाई चौड़ाई बेहद छोटी होने के बावजूद ये सोने के पानी से लिखी हुई है।
इस कुरान शरीफ के ही कवर में लगे लेंस से इसकी आयतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मरहूम अनवारुल हक के परिवार में पिछले 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ है, पर ये उनके परिवार में कैसे आई इसका पता किसी को भी नहीं है। ये छोटी कुरान शरीफ उनके परिवार में है। इसकी खासियत यह है कि माचिस की डिब्बी से भी छोटी है और एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाती हैं। इसकी लिखावट सोने के पानी से है और ऊपर से चमड़े का कवर है। इन्हें ये तो नहीं पता कि ये उनके परिवार में कहाँ से आई, लेकिन पिछले 7 पुश्तों से उनके परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि 30 पारे की इस कुरान शरीफ में वे सारी आयतें लिखी हुई हैं जो एक बड़ी कुरान शरीफ में लिखी होती हैं। ये कुरान शरीफ इतनी छोटी हैं और इनके शब्द इतने छोटे हैं कि इसे खाली आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कई लोग इनके घर बाहर से भी इस छोटे कुरान शरीफ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के बच्चे भी इसे बहुत उत्साह से पढ़ते हैं। इस घर के लोग अपने पुरखों की इस धरोहर को 7 पुश्तों से सहेज कर रखे हुए हैं और आगे भी इसे रखे रहेंगे। प्रस्तुत है हाजी मोहम्मद अली अंसारी मरहूम अनवारुल हक के बेटे एवं सबीना बेगम मरहूम अनवारुल हक की बहू से प्राप्त जानकारी के अंश। पाक हम लोग को 7वीं पुश्त है, हम लोग इसको संभाल कर रखे हुए हैं और इसको लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है। ये एक माचिस के डिब्बे में 2 आ जाती हैं और ये सोने के हरूफों से लिखी गई है और इसका जिल्द भी सोने के पानी से बना हुआ है। कितनी पुरानी है ये, कैसे है? ये हम लोग उनकी 7वीं पुश्त हैं। हम लोग के यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसको हम लोग सहेज के रखे हुए हैं और समय समय पर पढ़ते हैं। ये छोटी कुरान शरीफ आपके यहाँ कितनी पुरानी है? ये हमारे यहाँ करीब 7 पुश्तों से है और जिसको हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको मिली और हम लोग इसको बड़े संभाल के और सहेज के रखते हैं, जिसको लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। हमारे वालिद हाजी मरहूम अनवारुल हक साहब ने हमको दिया और इसको समय समय पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये कुरान मजीद की खासियत ये है कि इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो सोने की पालिश से है और तमाम पारों में सोने की पालिश चढ़ी हुई है और इसको बाखूबी लेंस के ज़रिए पढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ मौजूद है जो दुनिया में हमारे ख्याल से सबसे छोटी कुरान है। एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाएंगी और इसकी खासियत ये है कि ये हाथ से लिखी गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि हाथ से लिखी गई है और जिसके 30 पारे पूरे हैं, मुकम्मल हैं। लाडली लक्ष्मी उत्सव अंतर्गत बालिकाओं का हुआ सम्मान। लाडली लक्ष्मी उत्सव में 11 मई तक आयोजित होंगे बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रम। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी उत्सव का विगत शाम आगाज हो गया है। प्रथम दिवस उत्कृष्ट कार्य करने वाली व मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की लाडली लक्ष्मी व मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 2006 में प्रारंभ इस अभिनव योजना ने प्रदेश में बेटियों को सर्वांगीण विकास का कार्य किया और अन्य प्रदेशों ने भी इसे अपने यहाँ अपनाया है। रीवा जिले में जो लाडली बेटियां हैं वो बड़ी होकर मेधावी छात्राएं बन गई हैं। उनकी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन हुआ है। श्री शुक्ल ने कहा कि बेटियां खूब पढ़ें व अपने जिले, प्रदेश व देश का नाम रोशन करें तथा जिस पद पर जाएं वहां समाज व देश हित की चिंता करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई थी, आज वो उद्देश्य फलीभूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बेटियां सभी की लाडली हैं, तो उनके बेहतरी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 मई से 11 मई तक जिले में लाडली उत्सव के तहत विभिन्न आयोजन होंगे, जिनमें बेटियों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य आयोजन होंगे। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। जब शुरू की गई थी तो जिन उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थी वो आज यहाँ अमली जामा पहनाया हुआ दिख रहा है। जैसी परिकल्पना थी कि हम लाडलियों को सहेजेंगे, संवारेंगे, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल
कैरियर की चिंता पालेंगे, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाडली लक्ष्मियाँ बड़ी हो गई हैं। कोई 10th पास कर लिया है, कोई 12th पास कर लिया है, सभी अब कैरियर ओरिएंटेड हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों के सामने जो अभियान शुरू किया गया वो अभियान उस मुकाम को पहुंच रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया था। आज हम लोग जो ये विशेष उत्सव 2 तारीख से 11 तारीख के बीच में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय विधायक जी इस समय हम लोगों के बीच है और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपना समय दिया है। जैसी हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ की बच्चियां जो अचीव कर रही हैं उनको हम यहाँ पर उपस्थित करें, उनके साथ बात करें, उनके अनुभव बांटें और उनको अप्रिसिएट करें ताकि आपको देख के दूसरी बच्चियां भी प्रभावित हो। हम लोगों ने ये भी कोशिश की थी कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं। जो कार्यक्रम की श्रृंखला है इसमें तो हम दादी नानी तक भी पहुंचेंगे और पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। हमारी कोशिश है आप सभी के माध्यम से जो अचीवर्स हैं कि आप जितनी बच्चियों को जोड़ सकें अपने एफर्ट से उतनी बच्चियों को जोड़ें और कोशिश ये करें कि हर बच्ची उस मुकाम को पहुँचे जिस मुकाम के लिए ईश्वर ने उनको यहाँ भेजा है। जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ाई करें और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने और कलेक्टर बने। कुछ हॉकी भी खेल सकते हैं, कुछ कबड्डी भी खेल सकते हैं, कुछ सिंगर भी बन सकते हैं, कुछ पेंटर भी बन सकते हैं। जितने भी आयाम हैं, चाहे स्पेस साइंस से लेके नासा से लेके और पेंटिंग तक, भरतनाट्यम तक, म्यूजिक तक, सभी में बच्चियां छाई हुई हैं। और जैसा मैडम बता रही थी कि बच्चियों को डरना नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हमें इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए भेजा गया है और ये दुनिया केवल आपकी उपस्थिति से खूबसूरत होती है। अगर दुनिया में आप न हो तो इसकी पूरी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो हमको इस अपने कंट्रीब्यूशन को हमेशा महसूस करना है कि हम हैं, इसलिए ये दुनिया ऐसी है। हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को कैरियर में हेल्प करें और जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ आपको महसूस होता है तो ये जो रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप एक युवक को बाइक सवार लोगों के द्वारा गोली मारने की खबर आई है। युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आईसीयू में भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना के संबंध में घायल राहुल मिश्रा निवासी बजरंग नगर के दोस्त अमर सिंह बघेल ने बताया कि बीती रात्रि एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने राहुल गया था, जहां से उसको कुछ युवकों द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बुलाया गया, जिसके बाद बीती देर रात राहुल इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे पहुंचा, जहां युवकों से विवाद हो गया। उन लोगों ने राहुल को गोली मार दी। बताया गया है कि राहुल और आरोपियों के बीच पैसे के लेन देन का पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर युवक को गोली मारी गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, जबकि पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जहां एक युवक को बीती रात आधा दर्जन युवकों ने गोली मार दी, वहीं युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है घायल युवक एवं उसके दोस्त से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम बताइए। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। मैं अपने पूरे होश बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जिन्होंने घटना की है उसमें दिव्यास शुक्ला उर्फ जॉली, प्रकाश तिवारी उर्फ पीके और सूर्य प्रकाश तिवारी उर्फ काकूस और अनूप सिंह बघेल, इन चारों ने मिलकर मेरे साथ घटना की है। इस घटना के सिद्धार्थ सिंह का कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ चोट हो गई है तो मुझे कुछ याद नहीं था, इस कारण मैंने उनका नाम ले लिया था। सिद्धार्थ सिंह का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ इन चारों ने घटना की है और प्रकाश तिवारी ने अपने पिस्टल से फायर करके मुझे गोली मारा है, उसके बाद वहाँ से भाग गया है। उचित कार्रवाई करें, मेरे साथ उचित कार्रवाई है। एसपी साहब अमर सिंह बघेल नाम है भैया। ये क्या घटना घटी है अभी? घटना भैया रात में हुई है, शायद इन लोग की कुछ बातचीत हो गई। ये लोग आपस के ही थे
तो शायद मिलने गया है तो उसके गोली मार दी उसको। क्या नाम है, कहाँ करें? ये राहुल मिश्रा नाम है, बजरंग नगर में रहता है। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था ये? भैया कुछ लेन देन था इन लोगों का आपस में। पैसे से? हाँ, पैसे का लेन देन। कब की कहाँ का? ये कल रात की घटना है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे की घटना है। क्या करने गए थे ये? अब ये कहीं शादी में था, किसी कार्यक्रम में था, तो वहीं उसने फ़ोन लगाया है, शायद उन्होंने फ़ोन लगाया है इसको। ये गया था वहाँ, सामने मिले, वहाँ पे बातचीत हुई होगी, फायर कर दिया इसके ऊपर। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, FIR हो गई उसमें। आई थी पुलिस? हाँ पुलिस आई थी? हाँ, ये FIR हो रही है उसमें। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। विवेकानंद पार्क से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया की रात्रि के प्रथम पहर में पुनर्वसु नक्षत्र तथा सूर्य एवं अन्य ग्रहों की अपनी उच्च राशियों में स्थित होने पर भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था। आज परशुराम जयंती के अवसर पर विप्र सेवा संघ द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। शोभा यात्रा विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहे से आरंभ होकर प्रकाश चौराहा होते हुए घोड़ा चौराहे पहुंची। इस शोभा यात्रा में रथ, घोड़े, ढोल नगाड़ों के साथ भगवान परशुराम की सजीव झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र थी। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। भगवान परशुराम भी का अवतरण हुआ था इस धरती पर। अन्याय, अत्याचार, न्याय से लोग अपना जीवन जी सकें, इसके लिए अत्याचारियों को, पापियों को समाप्त करने के लिए उनका अवतरण हुआ था। कहाँ हुआ? और मेन गेट सामने लगाओ ना, जो मेन गेट है। एक ऐसे न्याय के और दंड के वो प्रतीक थे जिससे मानव समाज को बहुत बड़ी राहत मिली थी, बहुत बड़ा सहारा मिला। जब जब धरती में अत्याचार, अन्याय जोर पकड़ता है, तब तक साक्षात भगवान इस धरती पर अवतरण लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी का इस धरती पे अवतरण हुआ और हम सब उनके इस जयंती को अक्षय तृतीया के दिन उनको मनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपना जो भी है पूजा अर्चना करके, और जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक जो विरासत है, इसको हम और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और नई पीढ़ी को सनातन धर्म की जानकारी होती है और यही धर्म है जो हमें एकता के सूत्र में बांधने का मौका देता है। भाईचारा बढ़ता है हमारे बीच में, और सिर्फ विप्र समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी एक साथ एक झंडे के नीचे आते हैं। यदि हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, और हमारा समाज मजबूत तभी होगा जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से आयोजन करें, उस आयोजन में लोगों को जोड़ें, उनको अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी इतिहास के बारे में जानकारी दें, तो समाज एकजुट होता है, मजबूत होता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। एक के बाद दूसरा त्यौहार, फिर तीसरा त्यौहार हमें एक साथ त्योहारों को मनाने का मौका देता है, और वो हमारे अंदर की विकृतियां को और हमारे अंदर की कटुता को भी समाप्त करता है।
तो आइए हम लोग आज परशुराम जयंती के अवसर पर ये संकल्प लें कि हम अपने इस प्रकार के जब भी मौके आए, ख़ास तौर से जब भगवान परशुराम जी की जयंती का मौका है, तो इसी प्रकार से इकट्ठे होकर शोभा यात्रा निकाल के समाज को एक संदेश दें, जिससे कि लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, भगवान की आराधना हो और फिर भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमारे सामाजिक ढांचे को, जिससे कि हमारा सामाजिक ढांचा मजबूत हो और हम और मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। तो मैं आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।